आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ये एक स्पेस है, इस स्पेस में हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं और वो चार्ज पार्टिकल रेडी है मूव करने के लिए। स्पेस है, इस स्पेस में हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं और वो चार्ज पार्टिकल फ्री मूव करने के लिए, और ये जो चार्ज है ये पेंडुलम जैसे सस्पेंड है और इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम किसी एक कमरे में लेके जाते हैं तो हम ये देखते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, इस डायरेक्शन में। तो हम ये फिजिक्स के जनरल मैकेनिक्स के नियम से सोचते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कब करती है, तो आंसर है कोई भी चीज़ मूव तब करती है जब उसके ऊपर एक नेट फोर्स बनती है। तो पक्का इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लगी होगी, जिस फोर्स के इफेक्ट में ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। लेकिन जब इसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर फोर्स जीरो होगी। लेकिन जब इसी चार्ज पार्टिकल को किसी हम तीसरे कमरे में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस कमरे में इस डायरेक्शन में काम कर रही होगी। और एग्जैक्टली जब इसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी चौथे कमरे में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन कितना, 40 डिग्री। यहाँ पर कितना मूव कर रहा था, 10 डिग्री, तो यहाँ पर कितना मूव करता है, 40 डिग्री। तो इससे हम समझ जाते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रही होगी। तो लेकिन इन चारों कमरों में हमें कुछ नज़र नहीं आता। मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है, इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करना है। क्या तरीका है? आंसर है तरीका ये, कॉन्टैक्ट कीजिए और फोर्स लगाइए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक दरवाजे को बंद करना है, दरवाजे को खोलना है, क्या तरीका है? आंसर है कॉन्टैक्ट कीजिए और फोर्स लगाइए। तो कॉन्टैक्ट कर फोर्स लगाने का हमारा एक बहुत पुराना तरीका है, लेकिन इन चारों कमरों में हमें कोई कुछ नज़र नहीं आता। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने इन चार्ज पार्टिकल के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन ये पक्का है कि इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो क्या फिजिक्स में, क्या नेचर में ऐसा भी होता है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स एक्सपीरियंस हो सकती है? तो आंसर है हाँ, नेचर के अंदर ऐसा भी होता है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स एक्सपीरियंस होती है, फोर्स एग्जर्ट की जा सकती है। तो नेचर में ऐसी फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के काम करती हैं, ऐसी फोर्सेस को क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स। और ये फील्ड फोर्स हमारी बहुत पुरानी पहचान है। जैसे कि ये एक बॉल है, इस बॉल को हम यहाँ से छोड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि इस बॉल और इस ग्राउंड, इन दोनों के बीच में किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तब भी हमारी अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जब एग्जैक्टली इसी बॉल को हम स्पेस में कहीं लेके जाते हैं और वहाँ से छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, खींच नहीं पाती। तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे चारों तरफ किसी न किसी चीज़ का ऐसा इफेक्ट है, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के पास एक ऐसा इफेक्ट है कि वो अपने नेचर वाले पार्टिकल पर बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ का इफेक्ट है, तो आंसर हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थ का इफेक्ट है। अर्थ को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में, चारों तरफ के स्पेस के अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है कि बिना कॉन्टैक्ट के वो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा देता है। तो बिना कॉन्टैक्ट वाली फोर्स को क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। तो हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पर किस चीज का इफेक्ट है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट है। तो फोर्स लगाने की ताकत इस फील्ड के पास है या अर्थ के पास है? आंसर है फील्ड के पास है। किसके पास है? फील्ड के पास है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इसी बॉडी को स्पेस में लेके जाते हैं और वहां से छोड़ते हैं तो हम देखते हैं अर्थ भी वही है, बॉडी भी वही है, लेकिन अब ये वाली बॉल को हमारी अर्थ अपनी तरफ नहीं खींच पा रही। तो हम ऐसा बोलते हैं वो इसलिए नहीं खींच पा रही क्योंकि वहां पर क्या एब्सेंट है? ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट है। और फोर्स लगा के खींचने की ताकत किसके पास होती है? फील्ड के पास होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के पास है। ग्रेविटेशन की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं हम। तो फोर्स कौन लगा सकता है? फोर्स हमेशा एक वो बॉडी जिसने अपने चारों तरफ फील्ड फैला रखी है वो फोर्स लगा सकती है। इसी तरह से बेटे नेचर के अंदर दूसरी फोर्स भी होती है, दूसरी फील्ड भी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली क्या करता है? अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स के पास एक ताकत आ जाती है, एक इफेक्ट आ जाता है कि वो
बिना कांटेक्ट के अपने नेचर वाले चार्ज पार्टिकल पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। अब ये फील्ड बनाने वाला कौन है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है, तो दिस इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड के पास बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाने की ताकत होती है, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, फील्ड। और ये बनाई किसने, एक इलेक्ट्रिक चार्ज ने, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ के फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जब भी हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और बिना कांटेक्ट के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे नेचर के अंदर एक दूसरी फील्ड भी होती है, दिस इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के पास एक इफेक्ट आ जाता है, एक ताकत आ जाती है कि वो अपने नेचर वाले किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा सकता है। जो कि ये मैग्नेट फील्ड बनाई किसने है, एक मैग्नेट ने, और फोर्स किस पे लगा रहा है, अपने एक मैग्नेटिक मटेरियल पे, और बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये बात इसी तरह से बेटे हर एक फील्ड काम करती है। और दूसरी बात, हमेशा इस बात को ध्यान रखा करते हैं कि नेचर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पे लगा सकती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगा सकती है, ना तो वो किसी एक मास पे लगा सकती, ना एक मैग्नेटिक मटेरियल पे लगा सकती। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली कौन बनाता है, एक मासी बॉडी बनाती है। कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो क्या चीज़ बना सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकती है। अगर कोई भी एक बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकती है तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स किस पे लगाएगी, एक मास पे लगाएगी, ना तो वो किसी मैग्नेट पे लगा सकती, ना किसी वो चार्ज पे लगा सकती। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर फोर्स लगा सकती है बेटे, मैग्नेटिक मटेरियल पे, ना तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगा सकती, ना किसी मास पे लगा सकती। ये मतलब होता है किसका, किसी भी फील्ड का। अब लेकिन दूसरी बात ना, हम ये सोचते हैं और समझना चाहते हैं कि ये फील्ड एक्चुअली में वर्क किस तरह से करती है, एक्चुअली में किस तरह से काम करती है। तो इसको बिल्कुल इस तरह से समझिए, जैसे कि एक स्पाइडर होती है, जैसे कि एक स्पाइडर होती है, वो स्पाइडर अपने चारों तरफ क्या करती है, एक वेब क्रिएट करती है, एक जाला बुनती है। एक कोई भी एक मकड़ी अपने चारों तरफ एक जाला बुनती है और वो जाला इतना फाइन होता है कि बेटे हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता। इसी तरह से कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक जाला बुनती है, वो जाला इतना फाइन होता है कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता। तो एक मकड़ी ने अपने चारों तरफ एक जाला बुनाया, वो जो जाला है वो मकड़ी के लिए दो काम करता है। सबसे पहला काम क्या है, उसका काम सेंस करना। क्या काम है बेटे, अगर उस जाले के अंदर कोई इंसेक्ट, कोई भी एक पार्टिकल आता है तो वो जाला उस पार्टिकल को सेंस करता है कि क्या ये अपने नेचर का है, क्या ये इंसेक्ट है। तो क्या करता है, मकड़ी को मैसेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि मैडम हमारे नेचर का कोई पार्टिकल आ गया है, हमारे नेचर का मटेरियल आ गया है, इंसेक्ट आ गया है। तो मकड़ी क्या करती है, मकड़ी उस जाले को कमांड करती है कि उसे पकड़ो और लपेटो और ले आओ। इस चीज को लाने वाली चीज को क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स लगाने का काम किसने करा, उस मकड़ी के लिए उस जाले ने करा, उस व्हील ने करा। इसी तरह से बेटे नेचर के अंदर हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक जाला बुनता है। वो जाला इतना फाइन है कि वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है। और वो जाला हर एक चार्ज के लिए, वो चार्ज जो अपनी फील्ड बना रहा है उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बेटे, तो वो जो जाला है उस सोर्स चार्ज के लिए एक दो काम करके देता है। वही काम सबसे पहला क्या होता है, सेंस करना। अगर उसी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा या कोई दूसरा मटेरियल आएगा तो सबसे पहले वो फील्ड क्या करती है, उसे सेंस करती है। सेंस करने के बाद क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन किसे देती है, मैसेज किसे देती है, चार्ज को देती है, सोर्स चार्ज को मैसेज देती है। अगर वो उसी के नेचर का है तो वो सोर्स चार्ज उस फील्ड को क्या करता है, कमांड करता है कि भाई उसे पकड़ो और पकड़ के मेरी तरफ ले आओ, पकड़ के मेरी तरफ ले आओ। तो ये वाली जो चीज है दिस इज कॉल्ड क्या, फोर्स। तो फोर्स लगाने का काम बेसिकली किसने करा, फील्ड ने करा। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि एक बॉडी एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ठीक है, जबकि एक्चुअली में फोर्स चार्ज नहीं लगाता, फोर्स उस चार्ज ने जो अपने चारों तरफ फील्ड बनाई है वो फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है। और हम देखते हैं कि यही चार्ज है, अभी भी दूसरा चार्ज भी वही है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जब हम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ये वाला चार्ज उस पर फोर्स नहीं लगा सकता। वो इसलिए नहीं लगा सकता बेटे क्योंकि वहां पर इन चार्जेस ने जो फील्ड बनाई है वो फील्ड क्या वहां पर एब्सेंट है। और फोर्स लगाने की ताकत किसके पास होती है बेटे, फील्ड के पास होती है। इसलिए वो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता।
तो हमें समझना चाहिए कि वो फोर्स बेसिकली चार्ज ना लगा के, उस चार्ज ने जो फील्ड बनाई है वो फील्ड उस चार्ज पार्टिकल एक फोर्स लगाने का काम करती है। इसी तरह से नेचर के अंदर हर एक फील्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल की फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, वो फील्ड इस तरह से काम करती है। अब दूसरी बात ये आती है बेटे कि अब ना हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली नेचर के अंदर जो ये फील्ड होती है, ये फील्ड बेटे रियल होती है या वर्चुअल होती है। नेचर में फील्ड रियल होती है या वर्चुअल होती है? तो आंसर है ये जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेचर के अंदर रियल होती है। क्या होती है बेटे? रियली एग्जिस्ट करती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूं कि सपोज टू बी ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है और ये सोर्स क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है और इस फील्ड के अंदर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को अगर रख दें तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन फील्ड को पता लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा चार्ज चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लगे। तो उस वाले चार्ज को जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसके अंदर, फील्ड के अंदर। ये एक फील्ड है, इस चार्ज ने जो बनाई, दिस इज ए फील्ड। इस फील्ड के अंदर इस चार्ज ने बनाई, ये फील्ड बनाई। इस फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज को रख दिया, ये वाला चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो इस वाले सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। और ये वाला चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स लगेगी तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। और अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड क्या है, फील्ड एब्सेंट है। तो फील्ड का होना, फील्ड का ना होना, उसके लिए मुझे एक चार्ज चाहिए जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे। ये वाला चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इस चार्ज को आज हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे बेटे, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो फोर्स को क्या करता है, फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करके हमें इंडिकेटर देता है कि यहां पर फोर्स है या नहीं है तो कितनी है। इसी तरह से जो चार्ज फील्ड बना रहा है, जिसकी फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज रखा है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो चार्ज फील्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। तो फिर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो आंसर एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो यहां पर ये क्या है, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो हम जब इस टेस्ट चार्ज को इस कमरे में रखते हैं तो क्या देखते हैं, यहां पर फोर्स है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस करता है। यहां पर नहीं है, यहां पर इस डायरेक्शन में है, यहां पर और ज्यादा लग रही है। तो फोर्स को बताने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फील्ड की प्रेजेंस की बताने के लिए क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। अब दूसरी बात देखो कि नेचर के अंदर ये फील्ड होती है एक्चुअली और नहीं होती, उसको हम कैसे समझ पाते हैं। तो जैसे कि एक छोटी सी बात कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्लाइटली कम कर दूं, इनके बीच का मैं डिस्टेंस स्लाइटली कम कर दूं, कैसे, इस सोर्स चार्ज को मैं इधर ले आऊं, यहां ले आऊं, तो हम देखते हैं जो ये टेस्ट चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगती है, लेकिन हमें पता है ये फोर्स लगाने का काम कौन करता है, फील्ड करती है। लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली रिपल्शन की फोर्स थी वो क्या होगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब इस सोर्स चार्ज को हम जैसे डिस्प्लेस करते हैं तो जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होता है वो भी क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन जैसे इस सोर्स चार्ज को हम दोबारा वापस लेके जाते हैं तो इनके बीच की रिपल्शन की फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये टेस्ट चार्ज दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। कब, जब हम दोबारा से इस सोर्स चार्ज को अपनी पोजीशन पे लेके जाते हैं। फिर अल्टीमेटली इस सोर्स चार्ज को हमने जैसे डिस्प्लेस किया तो देखा टेस्ट चार्ज फिर डिस्प्लेस हो गया। जैसे सोर्स चार्ज को वापस लेके जाते हैं तो देखते हैं टेस्ट चार्ज फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जैसे ही मैं सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं तो टेस्ट चार्ज भी डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे सोर्स चार्ज को वापस अपनी पोजीशन पे फिर ये वापस आया। एग्जैक्टली यही होता है। ये सपोज टू बी एक सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज है, दिस इज क्यू नॉट। और यहां पर कोई एक सोर्स चार्ज होगा, दिस इज सपोज टू बी क्यू। ये एक सोर्स चार्ज है, भाई ध्यान से सुनना। और यहां पर क्या करा हमने, एक बेल लगा दी, दिस इज सपोज टू बी ए बेल, दिस इज ए बेल। अब हम करते हैं कि अल्टीमेटली बेटे ये एक सोर्स चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है। जैसे सोर्स चार्ज को हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं हल्का सा स्लाइटली, तो हम क्या देखते हैं, जो ये टेस्ट चार्ज है ये भी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ये टेस्ट चार्ज यहाँ से डिस्प्लेस होता है। जैसे ही टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस होता है तो सामने यहाँ पर एक बेल लगी है, तो उस बेल से जाकर टकराता है। उसके टकराने से एक आवाज हमारे कान में आती है।
लेकिन फिर से वापस क्या करते हैं, जैसे इसको यहाँ ले गए तो ये क्या करा, चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करके इस तरफ डिस्प्लेस हो गया। लेकिन जैसे इस वाले सोर्स चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा के दोबारा वापस लेके जाते हैं अपनी पोजीशन पे, वापस लेके जाते हैं अपनी पोजीशन पे, तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज था ये क्या होता है, दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। फिर इसको हमने ऐसा करा तो देखा फिर ये वापस गया, जैसे इसको वापस ले गए तो देखते हैं ये भी अपनी पोजीशन पे वापस आता है। तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो ये रहा है, और जितनी बार ये आगे की तरफ मूव करता है उतनी बार इस बेल से जाके टकराता है, उतनी बार हमारे कान में एक साउंड आता है। तो हम बार बार ये देखते हैं कि हम सोर्स चार्ज को इस तरह से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि सोर्स चार्ज को हम इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा टच चार्ज भी क्या करता है, इधर वाइब्रेट करना शुरू करता है। जब वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता जाएगा तो हर बार इस घंटी से जाकर टकराएगा, इस बेल से जाकर टकराएगा, तो उसके टकराने की आवाज़ कंटिन्यूअसली हमारे एक कान में आएगी, और ये आवाज़ हम रोज डेली सुनते हैं। ये आवाज़ हमारे कानों में डेली आती है, कहाँ, हमारे सेल फोन में। जब कोई हमारा फ़ोन नंबर डायल करता है तो एक आवाज़ हमारे कानों में आती है ना, ये जो कानों में हमारे डायल की आवाज़ आ रही है, जो रिंगटोन हमारे कानों में जो बजती है, फ़ोन में जो रिंगटोन बजती है जिसे हम सुन पाते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक इफेक्ट है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है ज़रा सा समझिए। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हमारे सेल फोन होते हैं उन सब सेल फोन के अंदर क्या, एक सिम कार्ड होता है, उन सब सिम कार्ड के अंदर एक टच चार्ज रखा होता है। क्या रखा होता है, टच चार्ज रखा होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये एक टावर है, दिस इज टावर, यहां पर क्या रखा होता है, एक सोर्स चार्ज रखा है, और यहां पर इसने क्या कर रखा, अगर ये चार्ज सोर्स चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा भाई। और यहां पर हम सबके पास अपने अपने सेल फोन है, सपोज टू बी ये सेल फोन है, और सबके सेल फोन के अंदर क्या होता है, सिम कार्ड होता है, सबके अंदर क्या रखे हैं, टच चार्ज रखे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक अपना एक फ़ोन है, यहाँ से हमने बेसिकली करा क्या, तो बेसिकली करते क्या है कि हमने यहाँ से एक नंबर डायल किया। जब भी हम कोई एक एक्स नंबर डायल करते हैं तो उस नंबर की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। क्या बनती है, फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, यहाँ से जब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो वो फ्रीक्वेंसी जो टावर पर जो सोर्स चार्ज रखा उस चार्ज को क्या करती है, वाइब्रेट करती है। क्या करती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज वाइब्रेशन। तो हम यहाँ से एक नंबर से एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से जो सोर्स चार्ज टावर पे रखा होता है वो चार्ज क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और अभी हमें पता है कि अगर ये सोर्स चार्ज वाइब्रेट कर रहा होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है, वाइब्रेट करना शुरू करती है। जब ये सोर्स चार्ज वाइब्रेट होगा तो रखे हुए सेल फोन के अंदर ये सारे के सारे चार्ज क्या करने चाहिए, ये सारे के सारे चार्ज भी वाइब्रेट करने चाहिए। तो क्या सबके फोन वाइब्रेट होते हैं, आंसर है नो। फोन तो एक ही का वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है, इट मीन्स एक ही के फोन की रिंगटोन बजती है। क्यों बजती है, वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई एक नंबर डायल करते हैं तो उस नंबर की बेसिकली हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। कितनी करते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो मान लो हम सबके पास एक सोर्स चार्ज रखा है, टच चार्ज रखा है सबके फोन में, हर चार्ज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब इसके अंदर फोन के अंदर, तो हर नंबर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो यहाँ से हमने एक नंबर डायल किया, उस नंबर, वो नंबर मेरे फोन का नंबर था, यहाँ पर सिम कार्ड के अंदर टच चार्ज का एक नंबर था। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक नंबर डायल किया, उस नंबर की एक फ्रीक्वेंसी बनती है, वो फ्रीक्वेंसी, वो उस फ्रीक्वेंसी से सोर्स चार्ज वाइब्रेट होता है। सोर्स चार्ज वाइब्रेट होगा तो वो यहाँ पे सबको उतनी उतनी फ्रीक्वेंसी देने की कोशिश करता है, सबको फ्रीक्वेंसी उतनी उतनी देता है। लेकिन फोन की डायल जो हमारे रिंगटोन होती है वो एक ही फोन की इसलिए बजती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से जनरेट करी थी वो फ्रीक्वेंसी किससे ट्यून होगी, 50 से 60 से 80 से 50 से। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी उससे ट्यून हो जाती है वो सिग्नल मुझे क्या होता है, नजर आता है या सुनाई देता है। तो इसलिए जब हम नंबर डायल करते हैं तो उस नंबर की जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने डायल की होती है उस फ्रीक्वेंसी का चार्ज ऑलरेडी हमारे सेल फोन के अंदर होता है। तो वो एकदम जैसी फ्रीक्वेंसी आती है तो सबके पास फ्रीक्वेंसी आती है, लेकिन रिंगटोन हमारे इस फोन की इसलिए बजती है क्योंकि हमारा जो सेल फोन होता है वो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है, ट्यून कर लेता है। और ट्यून करता है तो हमारे कानों में एक आवाज आती है। तो बिकॉज ऑफ क्या, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम अपने इस फोन को बाहर ले जाते हैं, इस फील्ड से हमने बाहर रख दिया इस वाले अपने फोन को, और किसी ने हमारा नंबर डायल किया तो हमारा सोर्स चार्ज तो वाइब्रेट करेगा। नंबर डायल किया तो सोर्स चार्ज तो वाइब्रेट किया, फील्ड भी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन हमारे फोन की घंटी क्यों नहीं बज रही, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा फोन इस फील्ड से बाहर है। फोन हमारा फील्ड से बाहर है और हमारे फोन के अंदर क्या रखा है, टच चार्ज रखा है। अब टच चार्ज पर कोई फोर्स लगा नहीं सकता, जब तक फोर्स लगेगी नहीं, जब तक ये डिस्प्लेस करेगा नहीं, तब तक रिंगटोन बजेगी नहीं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपने फोन में उठाकर देखते हैं, हम कहते हैं टावर नहीं आ रहे। टावर बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपके फोन के अंदर जो इस तरह से डंडे बने होते हैं वो डंडे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हम फील्ड से बाहर हैं तो क्या होता है,
फोर्स नहीं रखते, रिंगटोन नहीं बजती, और हम जब फोन में लाते हैं तो उसमें एक आवाज आती है कि योर नेटवर्क इज आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज, ये रेंज फील्ड से बाहर है। और जैसे ही अंदर आते हैं फिर से फोन एक्टिव हुई, रिंगटोन बजना शुरू होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात यह है बेटे, अब ना हम ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बारे में हमें उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें ये बताना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और जब कितनी की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये फील्ड सब जगह एक जैसा काम करती है या अलग अलग काम करती है। तो थोड़ा सा सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा सकती है, ज्यादा लगा सकती है, कम लगा सकती है, उसे हम कैसे समझेंगे। और इसकी ताकत को ही हमने एक नाम दिया, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है कि किसी वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगा सकता है। वो जितनी फोर्स लगाएगा हम बोलेंगे इस ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत उतनी है। तो हम बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड को नहीं पढ़ते बेटे, ग्रेविटेशन फील्ड की ताकत को पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ है, चारों तरफ है, लेकिन उसकी ताकत क्या है, उस ताकत को बताने को हम क्या कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं है बात समझ में। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे कि ये एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज ने क्या करा, अपने चारों तरफ फील्ड बना रखी है, और इस फील्ड को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये फील्ड है तो कितनी है तो कितनी है। उसके लिए क्या करा हमने बेटे, उसके लिए हमने ये करा कि यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, दिस इज सपोज टू बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज सी। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें पता लगाना है कि फील्ड की ताकत इस फील्ड के अंदर सब जगह एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ फील्ड बनाई है, उस फील्ड की ताकत को पता लगाने के लिए हमने क्या करा, इस ए पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रखा, 1 कूलम का चार्ज रखा। अब 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा इस फील्ड के अंदर, तो अगर यहाँ पर फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स भी लगेगी, फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव भी करेगा। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा, एक टॉर्शन बैलेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस पता ही है आप लोगों को, वो डिवाइस होती है जो फोर्स को, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर लेती है। तो हमने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे ही यहाँ पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा, तो इस फील्ड ने, इस सोर्स चार्ज ने जो फील्ड बनाई है, उस फील्ड ने इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाई, और दूसरे अल्टीमेट एक्शन से हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो रिपेल के लिए क्या करेगा, लगेगा इस पर एक फोर्स लगेगी। तो लगा तो ये हम क्या बोलते हैं, लगा तो फील्ड रही है इस पर फोर्स, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये चार्ज इस चार्ज पार्टिकल में एक फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मर्जी समझिए। तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इस फील्ड के अंदर हमने 1 कूलम का एक चार्ज किसी एक पॉइंट पे रखा, और उस 1 कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। जब इस वाले चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगी तो ये स्प्रिंग दबेगी, जब ये स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगी, उस टेंशन से ये स्प्रिंग क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और ये कांटा हिलेगा। जैसे ये कांटा हिला तो उस कांटे ने मुझे बताया यहाँ पर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। और जैसे इस 1 कूलम के चार्ज को सिर्फ से यहाँ पे रखते हैं, इस बी पॉइंट पे रखते हैं, और ये सिस्टम यहाँ पे लगाते हैं, तो उसने मुझे बताया यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की। और जब इसी 1 कूलम के चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, हम सी पॉइंट पर रखते हैं, तो उसने मुझे बताया यहाँ पर फोर्स लग रही है कितनी, 5 न्यूटन की। बात समझ में, इससे क्या समझ में आई, इससे एक बात समझ में आई, सबसे पहली बात कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो ताकत होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक बराबर नहीं होती। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बराबर नहीं होती। हम देखते हैं कि यहाँ पर ताकत कैसी है, ज्यादा है, यहाँ पर ताकत कम है, और ताकत यहाँ पर कम है। तो इससे हमने रिजल्ट निकाला, क्यों राहुल ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और बढ़ गया। तो R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। तो हम रिजल्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर और यहाँ पर सबसे कम है। तो एक बात तो समझ में आई कि जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। नहीं है बात समझ में। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर और कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी? तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है,
तो मैं पूछता हूँ किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर। तो कोई मुझे बोलता है इस पॉइंट पर बताओ, तो तरीका क्या है, वहां पर 1 कूलम का चार्ज रखिए, वो 1 कूलम का चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है 50, यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है, एग्जैक्टली ये मतलब होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फील्ड में किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हर पॉइंट पर इसकी ताकत कैसी होगी, अलग अलग। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का है यहाँ यहाँ चारों तरफ ही है, फील्ड तो चारों तरफ है लेकिन फील्ड की ताकत हर पॉइंट पर अलग अलग है। तो हम बेटे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं पढ़ते, हम किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि उसे हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर। और नेचर के अंदर जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो उस बुक्स में लिख देते हैं, सम बुक्स में लिखा भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो तो एक स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस स्पेस को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, क्या नापोगे स्पेस को, तो स्पेस को नहीं नाप सकते। उस स्पेस के अंदर उसकी ताकत जो है फोर्स लगाने की, उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, दिस कैन बी मेजरेबल। तो ये फोर्स होती कितनी है, ये किन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। तो अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ये एक सोर्स चार्ज है, दिस इज सपोज टू बी ए सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज ने क्या कर रखा है बेटे, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखी है। ये एक सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक फील्ड बना रखी है, और उस फील्ड के अंदर हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। यहां से यहां तक कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, और वो कितना है, दिस इज कॉल्ड क्या, टेस्ट चार्ज। तो इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं बेटे, टेस्ट चार्ज, या हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, और ये वाला चार्ज कौन सा हमारा, सोर्स चार्ज। इतनी बात समझ में आती है। व्हाट वी बेसिकली वांट टू डू, हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कितनी है, उसे हम पता लगाना चाहते हैं। तो देखो उसको पता लगाने का बेस्ट तरीका क्या है, ये हमने एक सोर्स चार्ज रखा और उसने अपनी फील्ड बनाई, उस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स जितनी एक्सपीरियंस करेगा वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इतनी है इस पॉइंट पर। अब हमने क्या करा बेटे, उसकी ताकत को हमने किससे निकाला, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ से निकाला। हमें पता है कूलम्ब्स लॉ बताता है कि इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 9 × 10⁹ तो यहाँ से हमने क्या करा, एक चार्ज हमें पता है, सोर्स चार्ज भी पता है, दिस इज Q, इसको हम कैपिटल Q लिख सकते हैं। हमें सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है, हमें टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है। यहाँ से हमने क्या करा, एक फोर्स को कैलकुलेट किया। क्या करा, फोर्स को कैलकुलेट करा, और उसने मुझे बताया कूलम्ब्स लॉ ने कि यहाँ पर ये वाला जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 10 न्यूटन। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 10 न्यूटन। ठीक है, अब इसी फोर्स को हमने ना लैब में प्रैक्टिकली करके देखा। क्या करा, लैब में प्रैक्टिकली करके देखा, किसकी हेल्प से, तो आंसर है यहाँ पर हमने टॉर्शन बैलेंस लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे, टॉर्शन बैलेंस लगा दिया, दिस इज टॉर्शन बैलेंस, और यहाँ पर ये उसकी निडल है और ये इसका कैलिब्रेटर है। तो हुआ क्या, अब हमने देखा ये वाला इस फील्ड के अंदर जैसे टेस्ट चार्ज रखा, तो हमने देखा इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगी। जैसे ही फोर्स लगी तो ये स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो क्या होगा, स्प्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन में से स्प्रिंग रिएक्ट करेगी और उस कांटा हिला, और उस कांटे ने सौरभ मुझे बताया बेटे कि इस वाले चार्ज पार्टिकल पर इस फील्ड ने जो फोर्स लगाई है वो फोर्स लगाई है 8 न्यूटन। तो ये तो बात बिल्कुल अलग आ गई है। कूलम्ब्स लॉ बता रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 10 न्यूटन लगनी चाहिए, और लगनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली करके देखा टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से, उसने कितना बताया, 8 न्यूटन। वो भी गलत नहीं हो सकता और कूलम्ब्स लॉ भी गलत नहीं है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी मैथमेटिकल वैल्यू दिस इज कूलम्ब्स लॉ और हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू, इन दोनों के बीच में तो एक एरर आ जाएगी हमेशा। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि 8 है या 10 ही दिखाए, 10 दिखाए। भाई जो कूलम्ब्स लॉ ने मैथमेटिक्स निकाल रहे हैं दिस इज 10 न्यूटन दिखाए, लेकिन दिखा कितनी रहा है, वो 8 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटे, थोड़ा ध्यान से सुनना।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या था, एक सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज ने क्या करा, अपनी एक फील्ड बनाई है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो इसने क्या करा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई है। और वो फील्ड क्या कर रही है, इस वाले चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स कितनी लगाई इसने, अभी हमने देखा 10 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है इस पे। लेकिन यार ये बताओ, ये वाला जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज, ये भी चार्ज कैसा है, ये भी तो एक चार्ज है। टेस्ट चार्ज भी क्या है, एक चार्ज ही तो है। अगर ये भी एक चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस वाले चार्ज ने भी क्या कर रखा है, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, जो कि इस चार्ज का अगर कुछ मैग्नीट्यूड कम है तो ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम बनाएगा। तो इस वाले टेस्ट चार्ज ने भी क्या करा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज ने बनाई तो ये वाली फील्ड इस वाले सोर्स चार्ज पर भी क्या करेगी, ये फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो इस वाले जो टेस्ट चार्ज ने जो अपनी फील्ड बनाई, उस फील्ड ने इस वाले टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगाई, 2 न्यूटन की। कितनी लगाई, तो इस सिस्टम पे पूरे पे लगने वाली अब नेट फोर्स कितनी हो गई, 8। तो ये मुझे कितनी कैलकुलेट करके दे रहा है, 8 ही तो कैलकुलेट करके दे रहा है, क्योंकि ये इस वाले फील्ड ने इधर फोर्स कितनी लगी इस पे 10, इसको अपोज करने वाला कौन है 2, तो नेट फोर्स कितनी है 8, तो वो 8 ही तो दिखा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये फोर्स 10 ही रहे या 8 रहे, तो आंसर है 10 रहे। जो ओरिजिनली कितनी थी 10 वही रहे, नहीं तो हमारी मैथमेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू इन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो एक बार बता, इस 10 ये वाला फोर्स जो 10 लग रही थी, इस 10 को कौन माइनस कर रहा है, 2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज क्या करता है, उल्टे डायरेक्शन में क्या बनता है, एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स इसलिए लगा पा रहा है बेटे क्योंकि ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनाए लगभग, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज 0 बनाए तो बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में लगने वाली अब नेट फोर्स कितनी होगी, 10 होगी। भाई ये 10 बना रहा है, और अगर ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 0 बनाए, ना के बराबर फील्ड बनाए, तो नेट फोर्स हमेशा कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। और वही हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। तो ये तभी तो हो सकता है जब इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ले, इतना स्मॉल ले, इतना छोटे से छोटा ले कि लगभग नेग्लेजिबल, 0 नहीं कर सकते, लगभग नेग्लेजिबल, कि इससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका चार्ज अगर बहुत छोटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने से एरिया में बना रहा है, तो क्या ये फील्ड फोर्स इस पर लगा सकती है, नहीं, क्योंकि इसकी फील्ड से बाहर है। तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो फील्ड है वो सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड को अगर अफेक्ट नहीं करेगी, तो हमेशा इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी बनी रहेगी, वही 10 न्यूटन बनी रहेगी। नहीं है भाई, ब्रेक समझ। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज वो चार्जेस होते हैं बेटे जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत 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 कम होता है, इतना कम होता है कि उस टेस्ट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, सो दैट जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और जो हमारी मैथमेटिकल वैल्यू होती है शुड रिमेन सेम, जिससे हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे आप मैथमेटिकली निकालो चाहे आप प्रैक्टिकली निकालो, दोनों वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है, उसके लिए शर्त यह है कि इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम फिजिक्स में इस डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उसका अपना एक मतलब होता है। व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज आर दो चार्ज हैविंग द वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, बट इतने से काम नहीं चलता, इसलिए रखते हैं क्योंकि सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट चार्ज शुड नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज, so the net force became between the two charges will be equal to the numerical value and should be equal to the practical value। तो दोनों की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, रिमेन सेम रहनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी वांट कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, लगभग नेग्लिजिबल होना चाहिए, सिर्फ वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस फोर्स का कोई अपोजिशन ना करे। नहीं है मेरी बात समझ में, ये बात क्लियर है। अब आगे की बात देखिए, तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या है टेस्ट चार्ज, और हम इसको एक सिंबल दिया क्या, क्यू नोट। इट इज हैव स्मॉलर मैग्नीट्यूड so that the electric field by test charge should not affect
द इलेक्ट्रिक फील्ड then the numerical value and practical value remain same। तो देखो जरा, इसके बाद इसमें ये निकालते हैं ये फोर्स होती कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती कितनी है। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई के साथ। तो देखना जरा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली कहते हैं किसे हैं, ये सपोज टू बी हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज ने अपनी एक फील्ड बना रखी है और उसके अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज को रख रखा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर। कितना है, आर। तो जैसे इस फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, इस फील्ड के अंदर जैसे हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम देखते हैं कि क्यू नोट का चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ। तो अगर मेरे चार्ज क्यू नोट की जगह 1 यूनिट का चार्ज हो जाए तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन में क्यू नोट। तो इसका मतलब 1 यूनिट का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं है बेटे बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली व्हाट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स की ताकत को हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरफ देखो जरा, यहां पर हमने 1 यूनिट का चार्ज रखा, 1 कूलम का चार्ज रखा। 1 यूनिट का चार्ज रखने पे उसने जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी 50, 25, इन सब फोर्सेस को ये हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोल दिया। तो यहाँ पर मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है 50, यहाँ पर कितनी है 20, यहाँ पर कितनी है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 1 यूनिट का चार्ज रखिए किसी भी फील्ड में, वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बस उस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं है बात समझ में? उसके बाद अब आगे देखिए, अगर यहां पर मैं बात करूं आपसे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? दिस इज एसआई यूनिट, क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? तो देखिए जी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, आगे हम पढ़ेंगे इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, आगे बताएंगे जब सेकंड चैप्टर आएगा। इसी यूनिट को हम ये भी तो लिख सकते हैं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह हम क्या ले सकते हैं, कूलम होता कितना है बेसिकली एम्पियर सेकंड। भाई जो चार्ज होता है, चार्ज हमारी ड्राइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती चार्ज। चार्ज इज ए ड्राइव क्वांटिटी, और चार्ज का फार्मूला कितना होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। करंट क्या है, एम्पियर। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। एम्पियर सेकंड को बेसिकली क्या बोलते हैं, कूलम। तो कूलम इज ए एसआई यूनिट, कूलम क्या है, एसआई यूनिट है, और उस एसआई यूनिट को हम क्या लिखते हैं, दिस इज एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम बेसिकली कूलम बोलते हैं। तो कहना है रेट, कूलम की जगह हम क्या ले सकते हैं, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर की पावर -1 हो जाएगा और सेकंड की पावर भी -1। कूलम की जगह एम्पियर सेकंड लिख दो यहाँ पर, तो इसकी पावर कितना -1, तो माइनस नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो इस समय लिख सकते हैं कूलम पर एस की पावर -3 और a -1। तो ये बोलो या ये, सबका मतलब एक ही है। और डायमेंशन की बात करें तो m की जगह, किलोग्राम की जगह लिखेंगे मास, मीटर की जगह लेंथ, और इसकी जगह t-3 a -1। ये इसकी डायमेंशन नहीं है समझ में? उसके बाद इसमें एक बात छोटी सी और देखो जरा, कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और आपको पता है नेचर के अंदर जब भी हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर को स्केल से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, नेचर में जो तीसरी क्वांटिटी बनकर तैयार होती है वो कैसी होती है, वेक्टर। और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिस पुराने वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है
जो डायरेक्शन उस वाले वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन हमारे तीसरे वेक्टर की होती है जो तीसरा बन के तैयार होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी भाई, और इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। देखना जरा, अगर मैं Q नोट की वैल्यू कितनी कर दूं, 1, कितनी कर दूं 1, तो यहाँ पर अगर मैं Q नोट की वैल्यू 1 कर दूं तो देखना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और बेसिकली फोर्स क्या है, दोनों सेम ही तो है। अरे चार्ज कितना हो गया हमारा, दिस इज 1 कूलम। तो अभी हम 1 कूलम के चार्ज को अगर कहीं भी रखेंगे, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, तो 1 कूलम के चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है हम बोलेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वही है। अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को यहाँ रखता हूँ और फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, नहीं है समझ में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। देखो हमें पता है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है बेटे कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी, F अपॉन में Q नोट, ये तो होती है। तो अगर मैं हमने अभी बताया Q नोट की वैल्यू अगर हम 1 कूलम कर दें तो बेसिकली जो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की होती है, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। उसे पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर हमने किसी एक ए पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रखा। जैसे 1 कूलम का चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस 1 कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अब जितनी फोर्स लगी F1, तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहलाएगी। और हमने देखा ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब हमने देखा इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगी 10 न्यूटन, क्या लगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, 10, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन भी पता चली, मैग्नीट्यूड भी पता चला, तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं है बात समझ में। अब हमने क्या करा, यहाँ पर बेटे इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ रख दिया, ए यहाँ। अब इस 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगी वो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में। ये फोर्स एक जैसी भी हो सकती है, ये फोर्स मान लो अलग अलग है। ये कितनी है, F2, तो इस पे फोर्स F2 लगी इस डायरेक्शन में। तो कोई मुझसे पूछता है बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन मतलब ये ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E2 इस डायरेक्शन में। अच्छा, कितना मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, फील्ड का, तो मैं बोलाऊंगा जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है वही मैग्नीट्यूड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। फिर 1 कूलम का चार्ज हमने यहाँ रख दिया, तो हमने देखा इस 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लगी। तो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसी तरह से फिर 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा, तो 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स कहाँ लगी, तो आंसर 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगी ऊपर की तरफ। तो हम बोलते हैं भैया ये डायरेक्शन कितनी लगी, F4। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर किधर है, इस डायरेक्शन में कितनी, E4। नहीं है बात समझ में। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है। इसका मतलब ये ए पॉइंट पर रखते हैं, ये पॉइंट का था बी, ये क्या है सी। तो ए बी सी डी अलग अलग पॉइंट पर रखते हैं और अलग अलग पॉइंट पर हम देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, कहीं यहाँ है कभी यहाँ पे। तो कोई हमसे पूछता है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उस स्ट्रेंथ में हमें 2 चीजें बतानी पड़ती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कोई मुझसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ, तो मैं बोलता हूँ किस पॉइंट पर, उसने बोला इस पॉइंट पर, तो मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 20 न्यूटन की है, 20 यूनिट की है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर जो फोर्स लगती है वो कितनी लगी, 20, कितनी लगी 20। तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 20 और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाले डायरेक्शन है। तो यहाँ पर फोर्स अगर 20 लग रही है तो मैं यहाँ पर 1 कूलम यूनिट का चार्ज रखता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 50 है, कितनी 50। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो हम देखते हैं ये वाली डायरेक्शन। तो अलग अलग पॉइंट पर हम क्या देखते हैं, 1-1 कूलम का चार्ज रखते जाओ, 1-1 कूलम का चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने देखा 1 कूलम को रखा तो 1 कूलम का चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। इन सब जिस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है उस डायरेक्शन पर हमने एक इमेजिनरी इस तरह से पाथ ड्रॉ कर दिया। क्या करा बेटे, इमेजिनरी पाथ ड्रॉ कर दिया, ये वाला।
ये जो हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी यहाँ पर, देख रहे हो, ड्राइंग तो ड्रॉ कर दी, एक पाथ ड्रॉ कर दिया। दिस पाथ इज दिस पिक्चर इज नोन एज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहलाती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक पिक्चर है, पिक्चर ही तो बनाई हमने, एक ड्राइंग ही तो बना दी, एक पाथ ही तो बना दिया। जो पिक्चर बेसिकली मुझे क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है, ए इस डायरेक्शन में काम कर रही है। और कोई मुझसे बोलता है कि किसी, ये तो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई मुझसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो मैं बोलता हूं कि यहाँ कोई यहाँ पूछना चाहता तो यहाँ पर मैं 1 कूलम का चार्ज रखूंगा, उस 1 कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में पक्का फोर्स लग रही होगी, तो हम बोलते हैं 1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ। कोई मुझसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या है, यहाँ पे किधर है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी। कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, तो हम बोलते हैं ये होगी। और ताकत को हम 1 कूलम का चार्ज रख के उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं है बात समझ में? बात तो ये तरीका किसका होता है? दिस इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक पिक्चर है, जो हम पिक्चर बेसिकली किससे ड्रॉ करते हैं? जो एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं, वो जब डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट पॉइंट पर उस चार्ज पार्टिकल पर अलग अलग फोर्स लगती है, अलग अलग फोर्स लगती है, वो चार्ज पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, जितनी फोर्स से मूव कर रहा है, उन सब डायरेक्शंस को हम क्या करते हैं? एक पिक्चर के थ्रू जोड़ लेते हैं। वो पिक्चर बेसिकली मुझे बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बेसिकली पिक्चर को मैं देख के क्या बताऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है? ऐसा काम कर रही है। कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मतलब क्या? मैंने यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखा, इस 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, तो ये डायरेक्शन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। कोई मुझसे बोलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो वो टेंजेंट मुझे क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर 1 कूलम का हमने चार्ज रखा होगा, इस पर इस फोर्स किधर? इस डायरेक्शन में लगी होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये हमने क्यों करा? क्योंकि हमने एक चार्ज पार्टिकल को पहले यहाँ रखा, जिस डायरेक्शन में वो चलता चला गया उस पाथ को हमने ड्रॉ कर दिया, उस पाथ को हमने एक नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन को देखकर हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। समझ बेटी बात? बस ये इसका मतलब होता है। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है इसमें? इसी जो भी हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती कितनी है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है, दिस इज क्यू, और ये कितना है? क्यू नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। ये तो है। तो इसे हम बाय या ऐसे बोल सकते हैं कूलम्स लॉ। अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में भी तो फोर्स लग रही होगी। वो फोर्स कितनी है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर। नहीं बेटे समझ? इस वाली फोर्स को मैं इक्वेशन फर्स्ट में भी तो पुट कर सकता हूँ। अरे ये इस वाले चार्ज पर फोर्स किसने लगाई? फील्ड ने तो लगाई, और फील्ड लगाता बनाता कौन है? चार्ज। तो ये वाले चार्ज ने बेसिकली इस वाले चार्ज पार्टिकल पर ही तो एक फोर्स लगाई। ये फोर्स कितनी है? इतनी। तो ये फोर्स किसकी फॉर्म में लिखी हमने? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में। ये वाली फोर्स किसने लगाई? फील्ड ने लगाई। और दोनों एक ही तो चीज होती हैं। नहीं है समझ में भाई? इस वाले चार्ज, ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखोगे तो फोर्स कौन लगाएगा? फील्ड। एक बात ये भी, अब एक ये फील्ड बनाई किसने? एक सोर्स चार्ज पार्टिकल। तो इसका ना ये सोर्स चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स ही तो लगा रहा है, अटैच चार्ज पार्टिकल। कितनी फोर्स लगा रहा है? उतनी। एक ही तो बात है दोनों। इस फोर्स को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँ तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? E इज इक्वल टू एफ कितना है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और नीचे कितना है? क्यू नोट से क्यू नोट चला गया तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इसको हम क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट को E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इससे एक बात समझ में आई? वो फैक्टर बताओ फिजिक्स में कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है। नेम द फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड। सुनो, तो सबसे पहला आता है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नंबर फर्स्ट क्या है? सोर्स चार्ज, ये तो है Q।
तो तुम्हें पता है अगर मेरा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर मेरा चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है तो वो फील्ड कम बनाएगा, लेकिन अगर मेरा सोर्स चार्ज 10 माइक्रोकूलम का तो फील्ड ज्यादा बनाता है। नहीं है बेटे समझ में? तो चार्ज जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना उससे प्रोड्यूस होने वाली फील्ड की ताकत भी बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। तो पहला किस पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? क्यू पे। क्यू का मतलब सोर्स चार्ज। नंबर दूसरा बता सकते हैं किस पर डिपेंड करती है? आर पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के है ना। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उन दोनों के बीच के लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी। अभी हमने देखा, मान लो ये चार्ज है Q, तो अभी हमने देखा जब यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा था A पे, फिर B पे और जब C पे रखा था, तो हमने देखा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लगने वाली फील्ड की ताकत भी क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी। तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होती है? कम हो जाती है। और नंबर तीसरा किस पर डिपेंड करता है? आंसर है मीडियम की परमिटिविटी पे। अगर एयर है तो क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लग रही होगी। अगर उसकी जगह मीडियम आ जाएगा तो मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन में R स्क्वायर। और एप्सिलॉन को हम क्या ले सकते हैं? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R या K बोल दो। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में K नहीं आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू K। और तुम्हें पता है जैसे जैसे मीडियम का K बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ताकत कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली किस पे रहता है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन या K लिख सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस इज K। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा उतनी इनके बीच के लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। नहीं ये बात समझ में? अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निकालो तो बहुत आसान सा तरीका देखना जरा। 4 डायरेक्शन। अगर मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि यहाँ पर हमने क्या करा? 1 कूलम का चार्ज रखा। क्या रखा? तो 1 कूलम का चार्ज अगर हम यहाँ रखते हैं तो इस 1 कूलम के चार्ज पर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। और हमें पता है जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। फिर हमने 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा, फिर 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा, फिर 1 कूलम का यहाँ रखा, फिर 1 कूलम का यहाँ रखा। और हमने देखा जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास जब ये कूलम का रखा तो हमने देखा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। नहीं है समझ? तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, सबसे तरीका सिर्फ एक ही आपका वेपन, 1 कूलम का चार्ज रखिए, उसके सराउंडिंग में वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो तो डायरेक्शन होगी, जितनी फोर्स लगाएगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इससे एक बात समझ में है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? बाहर की तरफ। तो आज के बाद जब भी हम कोई पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ बनेगी। इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव, तो मुझे इसकी फील्ड लाइंस निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 कूलम के चार्ज रख दो। तो 1 कूलम के चार्ज रख दिए हमने, तो हमने देखा 1 नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरह लगाएगा? इस डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये। तो एक बात समझे, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इनवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? दिस इज आउटवर्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? दिस इज इनवर्ड। बेटे बात समझ में आई नहीं आई? तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाती है। और कोई हमसे कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ किसके लिए? Q इज लेस देन 0 है, तो हम समझ गए Q इज लेस देन 0 है, इसका मतलब चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? ये वाली। और हमसे कोई पूछता है कि भाई Q इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये किसके लिए होगा? दिस इज पॉजिटिव। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड। और इसके लिए क्या होगी? आउटवर्ड। और अगर मेरा Q 0 है तो क्या होगी? नो फील्ड, क्योंकि फील्ड बनाने की ताकत किसके पास होती है? चार्ज के पास होती है। और चार्ज कितना है? 0, तो वो कोई फील्ड बनाएगा नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस होगी नहीं, ताकत 0। नहीं है बेटे समझना? दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू वेरी मच।